नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के लिए प्रश्न कराने जा रहे हैं वो लूसेंट का निचोड़ लेकर के आप लोगों के सामने आए हुए हैं और आप लोगों को 1 महीने के अंदर हम लूसेंट पूरी समाप्त करने वाले हैं आप लोगों के सामने। तो जो भी लोग हमारे वीडियो पे अभी यूट्यूब पे चैनल पे नए आए हुए हैं, हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एसएससी के, सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है आप लोगों की जो लूसेंट की क्लास चलने वाली है। हम 1 महीने के अंदर कोशिश यही रहेगी कि 1 महीने के अंदर हम पूरी लूसेंट आप लोग के सामने समाप्त कर दें। तो अगर आप लोग कंटिन्यू हमारी क्लास को कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एग्जाम में ये बहुत ही सफलता दिलाने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो हमको बताना है कि प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा रहने वाला है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में हमारा सही जवाब क्या रहने वाला है, तो वेद जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं वेद के बारे में, अगर बात कर लेते हैं कि इसके संकलनकर्ता कौन है। अगर बात करें कि इसको लिखा किसने है, तो इसको संकलनकर्ता के बारे में अगर बात करें, संकलनकर्ता के बारे में अगर बात करें कौन है, तो वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने वेद को लिखा है। अब अगर बात कर लेते हैं थोड़ी सी और कि वेद टोटल हैं कितने, तो 4 वेद हो जाएंगे। पहला वेद हमारा कौन सा है, ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सामवेद, सामवेद। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, अथर्ववेद, अथर्ववेद। चारों हमारे जो वेद हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वेद नहीं है, तो 3 ऑप्शन हमारे सही दिए जाएंगे, 1 ऑप्शन हमारा गलत दिया जाएगा। तो आप लोग को ये याद रखना है कि हमारे टोटल कितने वेद होते हैं, 4 होते हैं और उनके नाम क्या हैं। तो अगर हम बात करें कि चारों जो वेद दिए गए हैं इनको बोला गया था, चारों वेद को क्या कहा जाता है, तो चारों वेद को अगर बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, संहिता, संहिता के नाम से चारों वेदों को जानते हैं। तो एग्जाम के लिए जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और लूसेंट के जो प्रश्न है वो एग्जाम में, सभी एग्जामों में आपके लिए हेल्प साबित करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल एवं कितने सूक्त हैं। तो हमको बताना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है क्या हो जाएगा, तो 10 मंडल एवं 1028 जो हैं सूक्त उपस्थित हैं। अब अगर बात कर लेते हैं कि वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इनको ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं उनको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। सबसे पहले जान ले अगर कि ऋचाएँ कितनी होती हैं। अगर बात करें ऋचाएँ कितनी होती हैं ऋग्वेद के अंदर कितनी हैं, तो 10,462 ऋचाएँ उपस्थित हैं। बात करें कि ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, होत्र। किस नाम से जानते हैं, होत्र। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, होत्र कहते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर बात करें ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो ऋग्वेद के अंदर जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि वर्तमान में कौन सा कैलेंडर प्रचलित है। तो हमको बताना है जो वर्तमान में कौन सा कैलेंडर प्रचलित है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है क्या हो जाएगा, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये प्राचीन हमारा जो वर्तमान में कैलेंडर प्रचलित है। तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर चलता है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारा प्राचीन जो वर्तमान में प्रचलित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, दिया गया कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो हमको बताना है कि गद्य और पद्य में कौन सा जो वेद है वो लिखा गया है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला क्या हो जाएगा, तो यजुर्वेद जो हमारा जवाब है वो एकदम सही रहने वाला है। बात कर लेते हैं अगर यजुर्वेद को कैसे याद करना है, इसकी ट्रिक बताते हैं आप लोगों को कि यजुर्गप है, यजुर्गप है। गा का मतलब क्या हो जाएगा, गद्य, और पा का मतलब क्या हो जाएगा, पद। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा करके देखेंगे तो उसमें से, इतिहास में से इस तरह के प्रश्न एग्जाम में 1-2 जरूर पूछे जाते हैं। अब अगर थोड़ी सी और बात कर लें कि इसके पाठकर्ता को क्या बोलते हैं, जो यजुर्वेद के जो यजुर्वेद को जो पढ़ने वाले होते हैं उनको किस नाम से जाने जाते हैं, तो पढ़ने वाले को किस नाम से जानते हैं,
इसको जानते हैं अर्धायु से, अर्धायु के नाम से जानते हैं। तो इनके पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? अर्धायु बोलते हैं। और ये आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जो दोनों प्रश्न कराए हैं तो एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो हमको बताना है कि भारतीय संगीत का जो जनक है उसे किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो सामवेद जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं इसमें साम का अर्थ क्या होता है, तो साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। और इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? जो सामवेद को पढ़ते हैं, जो ऋषि इसको पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? उद्राता। उद्रात्र जो है इसको इस नाम से जानते हैं। अब अगर बात कर ले दोस्तों कि यजुर्वेद तथा सामवेद में, अगर बात करें कि यजुर्वेद और सामवेद दोनों के बारे में बात कर रहे हैं कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो हमको बताना है कि जो उपनिषद है उसकी संख्या कितनी है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ी सी इसके बारे में और सी जानकारी ले लेते हैं कि उपनिषद के बारे में, तो अगर उपनिषदों की संख्या की बारे में बात करें तो उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी हमारी? 108 हो जाएगी। तो टोटल जो संख्या है उपनिषदों की कितनी है? 108 रहने वाली, जिनमें से 13 को, अगर उपनिषदों की बात करें तो टोटल की संख्या कितनी? 108 है, जिसमें से 13 उपनिषद में 13 जो है वो मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। कितने? 13। जो 13 उपनिषद हैं वो मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखे गए हुए हैं दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगर बात कर ले, थोड़ी सी और जानकारी दे देला आप लोगों को, अगर पुराणों की संख्या पूछी जाती है कि टोटल पुराण कितने हैं, तो कितने हैं? 18। टोटल पुराण कितने हैं? 18 हो जाएंगे। और अगर थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि पुराणों में, अगर पुराणों की बात करें कि पुराणों में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो सबसे प्राचीन हो जाएगा हमारा, सबसे अगर प्राचीन की बात करें कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण हमारा सबसे प्राचीन पुराण रहने वाला है। तो एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आप लोगों को बहुत अच्छे से वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि जातक में किसके पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो हमको बताना है कि जो जातक है उसमें किसके पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या रहने वाला? बुद्ध के जीवन की। तो इसका जो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? बुद्ध के जीवन की जो है पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। अब अगर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, आइए देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? हमको बताना है कि अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो इसमें से कौन रहने वाले हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? चाणक्य जो हमारा जवाब है वो एकदम सही हो जाएगा। और चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन आ जाता है तो हम लोग को वो टिक कर देना है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य रहने वाले हैं। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, ये देखते हैं कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। हमको बताना है कि जो अष्टाध्यायी के लेखक हैं वो कौन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जो है, इसका जवाब सही हो जाएगा। तो अष्टाध्यायी के लेखक का जो जवाब होगा हमारा क्या रहने वाला है? पाणिनि हो जाएगा। अगर बात करें कि कल्हड़ द्वारा जो रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, कल्हड़ द्वारा जो रचित पुस्तक राजतरंगिणी जो पुस्तक है, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इसमें कश्मीर के शासकों की जानकारी मिलती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि राजतरंगिणी में किसकी जानकारी मिलती है, तो कश्मीर के शासकों की जानकारी मिलती है। दोस्तों जो हम आप लोगों को प्रश्न करा रहे हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहने वाले हैं। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखते हैं तो सभी में एक से दो क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हुए हैं। और हम आप लोगों के लिए जो प्रश्न लेकर के आए हैं ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए हुए प्रश्न हैं लूसेंट के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया। अगला प्रश्न दिया गया है इतिहास का पिता कहा जाता है। तो हमको बताना है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है हमारा क्या हो जाएगा? तो हेरोडोटस जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा।
जाएगा। तो इसका जो ए ऑप्शन है हमारा एकदम सही रहने वाला है। अगर थोड़ी सी बात कर लें कि इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, हेरोडोटस की अगर पुस्तक के बारे में बात करें तो हिस्टोरिका क्या है, हिस्टोरिका जो बुक है, इस हिस्टोरिका जो बुक है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फ्रांस के संबंध का वर्णन किया है। भारत और फारस का वर्णन किया हुआ है। और इसका जो परंतु इसका जो विवरण है ये अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो हमको बताना है कि जो सेलुकस निकेटर का जो राजदूत था वो कौन रहने वाला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। एग्जाम में ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अभी जो CGL MTS CHSL के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो प्रश्न हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज रहने वाला है। अगर इसके बारे में बात कर ले कि जो चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में, राज दरबार में आया था, जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और इसने अपनी पुस्तक इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, इंडिका जो पुस्तक थी इसमें इसकी पुस्तक रहने वाली है, इंडिका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। फाहियान चीनी यात्री किसके दरबार में आया था। हमको बताना है कि जो फाहियान चीनी यात्री है वो किसके दरबार में आया था। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है हमारा क्या हो जाएगा, तो चंद्रगुप्त जो सेकंड है, द्वितीय है, वो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फाहियान चीनी यात्री किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अगर बात करें कि इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। तो चंद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया हुआ है। संस्कृत के बारे में इसने वर्णन किया और यह भारत में 14 वर्षों तक भारत में रहता है, 14 वर्षों तक भारत के अंदर रहता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हमको बताना है कि जो ह्वेन सांग है ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब रहने वाला है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन सांग जो है वो भारत आया था। अगर बात करें कि यह कितने वर्ष तक रहा, तो यह 15 वर्षों तक भारत के अंदर 15 वर्षों तक ये रहता है। और अगर बात करें कि यह बिहार में नालंदा जिला जो है, बिहार में नालंदा जो जिला है वहाँ स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। कौन, ह्वेन सांग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक कौन भारत आया था। तो हमको बताना है जो महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक जो था वो कौन भारत आया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अलबर्नी जो है वो इसका सही जवाब रहने वाला है। तो अलबर्नी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगर बात करें थोड़ी सी और कि अलबर्नी जो है ये ख्वारिज्म या ख्वारिज्म जो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान में उपस्थित, आधुनिक टाइम पे, आज के टाइम पे अगर बात करें तो यह कहाँ स्थित है, तुर्कमेनिस्तान में का रहने वाला था। कौन, अलबर्नी। आइए, और अरबी में लिखी गई उसकी कृति, अलबर्नी में जो इसके द्वारा लिखी गई कृति थी वो कौन सी थी, तहकीक ए हिंद। इसकी जो बुक थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक थी, तो वो अलबर्नी की पुस्तक रहने वाली है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा सही क्या हो जाएगा, तो अभिलेखों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं, तो एपिग्राफी। इसका जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों गलत हो गया है, तो इसका हम अगर सही लिख दें यहाँ पे तो
एपिग्राफी इसका जो जवाब होगा वो सही हो जाएगा। तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि आग की खोज किस काल में हुई थी। हमको बताना है कि जो आग की खोज है वो किस काल में हुई थी। तो आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में, आग की खोज जो है वो पुरा पाषाण काल में हुई थी। अगर थोड़ी सी और जानकारी आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि पहिए की अगर खोज करें, पहिए की खोज कब हुई थी? तो ये नवपाषाण काल में। पहिए की खोज नवपाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? तो पहिए की खोज हुई थी। अगर बात करें कि पुरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, पुरा पाषाण काल के जो मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो था शिकार। शिकार क्या रहने वाला था? शिकार जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ते को। कुत्ते को इसका जो पालतू पशु सबसे पहले बनाया था। और मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। तांबा, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो तांबा का प्रयोग किया। और प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। प्रथम औजार कौन सा प्रयोग किया इन्होंने? कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। अगर बात करें कृषि के बारे में, कि कृषि के बारे में अगर बात करें कि कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए और कृषि का जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।